Hello guys, let's begin part 5 of the chapter Working of Institutions, chapter number 4 of Civics or Democratic Politics, जहाँ पे हमने देखा था यहाँ पे कहाँ तक हमने देख लिया था। नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस तो हो ही चुका था। पार्लियामेंट, व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट, 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ये भी देख चुके थे हम लोग। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई थी कि यहाँ पे देखो कि मैंने आपको बताया था कि भाई टर्म्स कितने होते हैं सालों में, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा के देखा जाए तो कब रोज लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स कब चेंज होते हैं। तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ऐसे मैंने आपको बताया था कि लोकसभा के मेंबर्स हर 5 साल में चेंज होते हैं और राज्यसभा के मेंबर्स हर 6 साल में चेंज होते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है और लेकिन राज्यसभा परमानेंट होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई 6 ईयर्स में अगर चेंज होता है तो परमानेंट कैसे हुआ। तो इसका भी एक रीज़न है कि देखो यहाँ पे लोकसभा पूरी की पूरी अल्टीमेट जो लोकसभा होती है ना वो डिसॉल्व हो जाती है एक साथ। मतलब कि जितने भी 545 मेंबर्स होते हैं ना वो एक साथ 5 साल के बाद क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं एक साथ। और कुछ नए सारे के सारे क्या हो जाते हैं, नए नए आ जाते हैं। इसलिए आप कहोगे कि भाई वो डिसॉल्व हो जाती है। चलो ये तो आपके समझ में आ गया होगा। लेकिन राज्यसभा में मैंने आपको बताया कि 6 साल में डिसॉल्व होती है। फिर आप सोच रहे होगे कि डिसॉल्व हो रही है तब हम इसको परमानेंट क्यों कह रहे हैं। हम परमानेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरीके से डिसॉल्व होती है। कैसे? राज्यसभा क्या होती है, 6 साल में डिसॉल्व होती है। कैसे? देखो समझ लो, ये पूरी की पूरी राज्यसभा जिसमें 245 मेंबर्स हैं। अब 245 को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इसका जो 1/3 पार्ट होता है ना, वो 1/3 पार्ट 2 ईयर्स में उसका 1/3 पार्ट जो होता है ना वो डिसॉल्व होता है। मतलब कि उनमें से 245 लोगों में से 1/3 लोग क्या हो जाते हैं, 2 सालों में क्या होते हैं, चेंज होते हैं। चलो एक 1/3 नए आ गए और बाकी के 2/3 पुराने थे। अब नेक्स्ट जो 1/3 होंगे वो अगले 2 साल में चेंज होंगे, वो 1/3 हो गए। उसके बाद जो लास्ट के जो 1/3 और बचे हैं जिनको चेंज होना है, जो कि बहुत पुराने हैं, अब वो चेंज होंगे। तो जब वो चेंज हो जाएंगे तो इस तरह से क्या होता है, पूरी की पूरी राज्यसभा नहीं हो जाती है। लेकिन और अगर आप 2 करके देखोगे तो आपको 6 साल मिलेगा। तो इस तरह से होता है, मतलब कि पूरी की पूरी राज्यसभा ने डिसॉल्व होती है एक बार में। लेकिन लोकसभा जो होती है वो पूरी की पूरी डिसॉल्व हो जाती है। तो ये होता है। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। कि भाई अभी तक हमने देखा था लेजिस्लेचर के बारे में कि कौन कानून जो बनाते हैं, हम लोगों ने उनके बारे में पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे कि भाई जो कानून को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब कि लागू करते हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम विच वी स्टार्टेड दिस चैप्टर। तो क्या आपको याद है जो ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में हमने पढ़ा था जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था। तो वी फाउंड आउट दैट द पर्सन हु साइंड द डॉक्यूमेंट डिड नॉट टेक दिस डिसीजन। तो हमने देखा था कि भाई जो इंसान साइन करता है डिसीजन को, वो मतलब वो डिसीजन को बनाता नहीं है, वो डिसीजन नहीं बनाता, वो केवल साइन करता है। तो कौन था, किसने साइन किया था? जॉइंट सेक्रेटरी ने साइन किया था। तो वो डिसीजन तो उसने थोड़ी ना लिया था, उसने केवल एक साइन किया था। ही वॉज ओनली एग्जीक्यूटिंग द पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय समवन एल्स। तो दूसरों ने जो डिसीजन लिया था बस उसने क्या किया था, एग्जीक्यूट किया था, मतलब कि इम्प्लीमेंट किया था। हमने एक चीज़ और नोट की थी, प्राइम मिनिस्टर के रोल को देखा था हमने डिसीजन लेते समय। जो प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल था, हमने ये भी देखा था उसमें कि भाई प्राइम मिनिस्टर का भी रोल था, पीएम का भी रोल था। बट वी ऑल्सो नो दैट ही कुड नॉट हैव टेकन दैट डिसीजन इफ ही डिड नॉट हैव द सपोर्ट फ्रॉम द लोकसभा। और हम ये भी जानते हैं कि अगर लोकसभा के मेंबर्स का अगर प्राइम मिनिस्टर पे सपोर्ट नहीं होगा तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो उस डिसीज़न को लेके कोई भी काम नहीं कर सकता है जब तक उसके पास लोकसभा का सपोर्ट नहीं होगा। क्यों? इसका भी रीज़न है कि हमने पहले पढ़ा था कि भाई अगर लोकसभा के मेंबर्स को प्राइम मिनिस्टर पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं होगा या फिर किसी भी मिनिस्टर पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो प्राइम मिनिस्टर को क्या करना पड़ेगा, क्विट करना पड़ेगा। तो यही चीज़ थी, इसी की वजह से प्राइम मिनिस्टर तभी डिसीजन ले सकता है अगर उसके पास किसका सपोर्ट है, लोकसभा का सपोर्ट है। नाउ हम ये कह सकते हैं अब कि इस सेंस में हम क्या कह सकते हैं कि वो केवल एग्जीक्यूट कर रहा था किसके, पार्लियामेंट के विश को। मतलब जो पार्लियामेंट चाहता है, पार्लियामेंट ने जो डिसीजन लिया है बस वो क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। मतलब कि केवल इम्प्लीमेंट करने का उसका काम है। चाहता क्या है पार्लियामेंट, मतलब किसने वो किया है, किसको चाहिए कि वो डिसीजन बन जाए। तो वो क्या चाहिए, डिसीजन किसको चाहिए था भाई, पार्लियामेंट को चाहिए था। अब उसका काम क्या था भाई, केवल और केवल एग्जीक्यूट करना। नो दस आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनी गवर्नमेंट वी फाइंड फंक्शनरीज हु टेक डे टू डे डिसीजन
डिसीजंस बट डू नॉट एक्सरसाइज सुप्रीम पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। तो आप जानते हो कि इस तरह से डिफरेंट लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट मतलब बहुत सारे काम करती है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि डिफरेंट गवर्नमेंट के लेवल्स होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो क्या करती है, काफ़ी सारी फंक्शनरीज को परफॉर्म करती है डे टू डे। हमेशा की हमेशा लाइफ में गवर्नमेंट जो होती है हर एक दिन वो काफ़ी सारे डिसीजंस लेती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सुप्रीम पावर उसको मिल जाती है, सबसे ज़्यादा पावर गवर्नमेंट को मिल जाती है लोगों के हिसाब से। ऐसा कुछ नहीं है, लोगों के हिसाब से उन्हें सबसे ज़्यादा पावर नहीं मिलती है, लोगों के हिसाब से सबसे ज़्यादा उनको पावर जो है ताकत नहीं मिलती है। ऑल दोज फंक्शनरीज आर कलेक्टिवली नोन एज द एग्जीक्यूटिव। और अगर हम इन सब चीज़ों को जोड़े तो हमें क्या पता चलता है कि ये काम भाई एग्जीक्यूटिव है। मतलब कि एग्जीक्यूटिव कौन, जो केवल क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, आप कह सकते हो कि लागू करते हैं लॉ को। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब तो हमें क्या पता चलता है कि एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, जो लॉ को बनाते हैं, लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं, बनाते नहीं सॉरी इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब लागू करते हैं। तो उनका क्या काम होता है, केवल और केवल लागू करना, और किसी फंक्शनरी में उनका कोई काम नहीं होता है। दे आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव बिकॉज दे आर इन चार्ज ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो उन्हें एग्जीक्यूटिव क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो एग्जीक्यूशन करते हैं उन पॉलिसीज़ का जो गवर्नमेंट ने उन्हें दिया है। मतलब गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजन लिया है उसकी जो पॉलिसीज़ होती हैं बस उसका एग्जीक्यूशन करते हैं, बस उसको लागू करते हैं। कौन, एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना। दस व्हेन वी टॉक अबाउट द गवर्नमेंट वी यूजुअली मीन द एग्जीक्यूटिव। तो अगर हम जब भी गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं तो हमारा मतलब एग्जीक्यूटिव से ही होता है। क्यों भाई, क्योंकि देखो गवर्नमेंट जो भी काम करती है, अब उसने कोई भी डिसीजन लिया, तो अब डिसीजन लिया तो उसकी जो पॉलिसीज़ होंगी वो किसको मिलेंगी, एग्जीक्यूटिव को मिलेंगी। क्यों, क्योंकि वो क्या करती है, एग्जीक्यूटिव लोग क्या करते हैं, वो लागू करेंगे उस डिसीजन को, तभी तो वो एक डिसीजन बनेगा, है ना। तो यही चीज़ है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि गवर्नमेंट ने क्या ऑर्डर इशू किया था। सबसे स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था कि गवर्नमेंट ने क्या किया था, ऑर्डर को इशू किया था। ये देखो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड एन ऑर्डर, है ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कौन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो एग्जीक्यूटिव काम करते हैं उनकी बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा अब तो बात हो गई, ये पूरा हमने पढ़ा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि भाई एग्जीक्यूटिव तो बन गए, एग्जीक्यूटिव बनते हैं, एग्जीक्यूटिव काम करते हैं केवल लागू करने का। अब एग्जीक्यूटिव भी टू टाइप्स के होते हैं, क्या, पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं और परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, जो पॉलिटिकली जो जुड़े होते हैं, जो पार्टी से बिलोंग करते हैं वो होते हैं, वो इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं, ठीक है। वैसे एग्जीक्यूटिव जो पॉलिटिकल से रिलेटेड होते हैं, जिनको लोग डायरेक्टली चूज़ करते हैं, डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। लेकिन जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं वो हमेशा के लिए होते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव चेंज होते हैं बट परमानेंट एग्जीक्यूटिव कभी भी चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं इनके बारे में, हमें अपने आप ही पता चल जाएगा। तो इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री टू कैटेगरीज मेड अप ऑफ एग्जीक्यूटिव। अब कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में टू पार्ट्स में टू कैटेगरीज हैं एग्जीक्यूटिव की, एक है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, एक है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। एक क्या होती है, जो इलेक्ट लोगों के द्वारा होती है एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, एक समय के लिए, कि भाई इतने से इतने साल तक क्या होगा, ये लोगों ने इनको इलेक्ट किया है, अब ये इतने से इतने साल रहेंगे। तो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, हमेशा के लिए नहीं उनको इलेक्ट किया जाता है। मतलब लोग जिनको इलेक्ट करते हैं अपने द्वारा, जैसे कि पीएम को लोग इलेक्ट करते हैं, तो क्या हमेशा के लिए कर लेते हैं, क्या हमेशा के लिए एक इंसान पीएम बन जाता है लोगों के द्वारा, नहीं, केवल और केवल 5 साल। उसी तरीके से इसमें भी एक टाइम पीरियड होता है एग्जीक्यूटिव को इलेक्ट करने के लिए। तो ये जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो एक स्पेसिफिक टाइम तक इलेक्टेड होते हैं पीपल के द्वारा, उनको कहते हैं हम लोग पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। और जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, वो जो बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं ना, वो इस कैटेगरी में आते हैं। मतलब जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, देखो जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं। जो जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं। जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं उनके अंदर कौन आता है, जो आईएएस ऑफिसर्स हो गए, है ना, आईपीएस ऑफिसर्स हो गए, एसपी हो गया, तो ये सब किस में आते हैं, परमानेंट में आते हैं, ओके।
नाउ सेकंड कैटेगरी अब देख लेते हैं ना। सेकंड कैटेगरी में क्या होता है कि जो पीपल होते हैं वो लॉन्ग टर्म बेसिस के हिसाब से अपॉइंट किए जाते हैं, मतलब वो हमेशा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दिन, ज़्यादा से ज़्यादा साल रहते हैं। तो इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहते हैं, या फिर आप सिविल सर्विसेज भी कह सकते हो। ऐसे लोग जो लोगों के लिए काम करते हैं, आप कहते हो ना सिविल सर्वेंट्स, वही। तो पर्सन्स वर्किंग इन सिविल सर्विसेज आर कॉल्ड सिविल सर्वेंट। जो सिविल सर्विसेज में काम करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सिविल सर्वेंट। जो लोगों के लिए काम करते हैं, ठीक है, वो होते हैं सिविल सर्वेंट्स। तो मैंने क्या बताया कि भाई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में कौन आते हैं, मिनिस्टर्स आते हैं, लीडर्स आते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव में कौन होते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव में वो जो आईएएस होते हैं, जो लोगों के लिए बनाए जाते हैं, लोगों की सुरक्षा के लिए आप कह सकते हो, या फिर लोगों के लिए कोई भी काम करने के लिए बनाए जाते हैं। दे रिमेन इन ऑफिस इवन व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंजेस। रूलिंग पार्टी हमेशा चेंज होती है। अब एक की सरकार चल रही है, बताओ, अगर एक की गवर्नमेंट चल रही है, एक रूलिंग पार्टी है, समझ लो उसकी चल रही है, तो अब अगले 5 सालों में उसका चेंज होगा ही होगा। अगर उसी को दोबारा वोट मिल जाता है ज़्यादा तो वही जीत जाएगी, लेकिन चेंज होना तो बनता है ना। लेकिन जो हमारी जो ऑफिस में जो ऑफिसर्स बैठे होते हैं, जैसे कि आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, तो ये कभी चेंज नहीं होते, ये परमानेंट होते हैं। दीज ऑफिसर्स वर्क अंडर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड असिस्ट देम इन कैरिंग आउट द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। तो उनका काम क्या होता है, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, उनका क्या काम होता है, वो ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जो कि ना पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंडर काम करते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मतलब जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, उनके अंडर काम करते हैं, और उनको कोई भी काम के लिए उन्हें वो अपनी सलाह देते हैं, ठीक है। उनके डे टू डे जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं वो उसके लिए क्या करते हैं, वो सलाह देते हैं। कौन, परमानेंट एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को सलाह देते हैं। कैन यू रिकॉल रोल ऑफ पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल। नॉन पॉलिटिकल का मतलब है यहाँ पे परमानेंट से, ठीक है। तो आप क्या ये अपने दिमाग में दोबारा से ला सकते हो कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और जो नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, मतलब कि जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है उनका तो उनका क्या काम, क्या उनका क्या रोल था ऑफिस मेमोरेंडम में, मतलब वो जो ऑफिस मेमोरेंडम में जो डिसीजन लिया गया था, तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव का क्या रोल था, क्या आप ये रिकॉल कर सकते हो। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपकी जैसी मर्जी, आपको होगा तो बताना, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि क्या रोल था उनका ऑफिस मेमोरेंडम में, ठीक है। तो ये आप सोच के बताना जब मैं इस टॉपिक को क्लियर कर दूंगी, ठीक है। यू माइट आस्क व्हाई डज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैव मोर पावर देन द नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ से इस टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल, मतलब कि परमानेंट के बीच में डिफरेंस देखेंगे हम लोग। तो आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि भाई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास ज़्यादा पावर क्यों होती है नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के से ज़्यादा। तो आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि भाई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास ज़्यादा पावर क्यों होती है, जबकि आप देखोगे कि देखो मिनिस्टर्स के पास, एक और क्वेश्चन कि भाई मिनिस्टर्स के पास ज़्यादा पावर कैसे होती है सिविल सर्वेंट से। मैंने भी आपको बताया ना कि भाई पॉलिटिकल जो हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो मिनिस्टर्स होते हैं, जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं वो कौन होते हैं, वो आईएएस ऑफिसर्स, ये सारे जो ऑफिसर्स होते हैं वो होते हैं। तो सिविल सर्वेंट आप कह सकते हो उन्हें। तो आप कैसे कह सकते हो कि मिनिस्टर ज़्यादा पावरफुल होते हैं सिविल सर्वेंट से। सिविल सर्वेंट इज़ यूजुअली मोर एजुकेटेड हैज़ मोर एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। तो आप ये भी जानते हो कि ज़्यादातर यूजुअली हम लोग देख रहे हो ज़्यादातर जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं ना उनके वो ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, एजुकेटेड मतलब पढ़े लिखे होते हैं, ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, और उनके पास नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा होती है किसी भी सब्जेक्ट को लेके, है ना। तो ये आप कह सकते हो। आप बताओ आईएएस ऑफिसर्स जो आईएएस ऑफिसर्स होंगे क्या उनके पास कोई बहुत ज़्यादा उन्होंने एजुकेशन ली होगी, तभी तो वो इतने बड़े पोस्ट में ऑफिसर बने हैं। तो ये चीज़ होती है। तो आप ये कह सकते हो कि भाई जो मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स के पास इतनी एजुकेशन नहीं होती, वो किससे इलेक्ट होते हैं, वो लोगों ने उन्हें इलेक्ट कर दिया, अब लोगों के द्वारा उनको इलेक्ट किया गया है तो इसीलिए वो मिनिस्टर बन गए। लेकिन जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं वो तो पढ़ाई लिखाई के दम पे इलेक्ट होते हैं ना, उन्हें तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मिनिस्टर्स का क्या है, वो तो चुनाव में खड़े हुए, लोगों का वोट उन्हें मिल गया तो भाई वो मिनिस्टर बन गए। तो ये चीज़ होती है। तो आप कह सकते हो कि भाई वो एजुकेटेड, सिविल सर्वेंट ज़्यादातर एजुकेटेड होते हैं और उनके पास नॉलेज भी सबसे ज़्यादा होती है। और एडवाइजर्स वर्किंग इन द फाइनेंस मिनिस्टर नो मोर अबाउट इकोनॉमिक्स एंड द फाइनेंस मिनिस्टर। एक और चीज़ आपको बताई गई है, जो एडवाइज़र होते हैं मतलब फाइनेंस, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं मतलब जो मिनिस्टर्स होते हैं वो
जो मिनिस्टर्स होते हैं और जो क्या कौन होते हैं और जो ऑफिसर्स होते हैं, वही आईएएस ऑफिसर्स, ये सब आप कह सकते हो। तो ऑफिसर्स किसके अंडर में काम करते हैं? मिनिस्टर्स के अंडर में काम करते हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है एक फाइनेंस मिनिस्टर का जो एडवाइज़र होता है, एडवाइज़र कौन? एडवाइज़र वही जो फाइनेंस से रिलेटेड जिसको ज़्यादा जानकारी होती है, सिविल सर्वेंट आप कह सकते हो। तो वो जो सिविल सर्वेंट जिसको इकोनॉमिक में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है इकोनॉमिक्स में, और उसे आता है, मतलब कि पता है, भाई पढ़ा लिखा इंसान है तो उसे तो पता होगा, ज़्यादा पता होगा किससे? फाइनेंस मिनिस्टर से। फाइनेंस मिनिस्टर के पास उतनी नॉलेज नहीं होगी जितनी किसके पास होगी, उससे रिलेटेड जो एडवाइज़र होगा उसके पास ज़्यादा नॉलेज होगी। तो आप ये कह सकते हो कि जो एडवाइज़र होता है फाइनेंस मिनिस्टर का, वो क्या ज़्यादा इकोनॉमिक्स के बारे में जानता होगा फाइनेंस मिनिस्टर से। समटाइम्स द मिनिस्टर्स मे नो वेरी लिटिल अबाउट द टेक्निकल मैटर्स दैट कम अंडर दियर मिनिस्ट्री। अब कुछ मिनिस्टर्स ऐसे होते हैं, कभी कभी क्या हो जाता है, जो कुछ मिनिस्टर्स ऐसे होते हैं जो अपने टेक्निकल मैटर्स को उसी मिनिस्ट्री के अंदर, जैसे कोई फाइनेंस मिनिस्टर है, अब उसी के अंदर एक टेक्निकल मैटर आ गया जिसको वो सॉल्व नहीं कर पा रहा, उसी मिनिस्ट्री के अंदर एक मैटर आ गया, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर है तो फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर एक टेक्निकल मैटर आ गया, तो भाई कभी कभी क्या होता है, वो मिनिस्टर सॉल्व नहीं कर पाते हैं उस मैटर को, सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं होता इन सारे टेक्निकल मैटर्स के ऊपर। तो दिस कुड ईजिली हैपन इन मिनिस्टर्स लाइक डिफेंस, इंडस्ट्री, हेल्थ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, माइंस एक्सेट्रा। तो ये ज़्यादातर कौन से मिनिस्टर्स के ऊपर होता है? कोई भी मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर है, डिफेंस इंडस्ट्री मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है तो उनके ऊपर भी हो सकता है, इंडस्ट्री मिनिस्टर, हेल्थ, साइंस, तो ये सारे जो मिनिस्टर्स होते हैं इनके साथ ये हो जाता है कि भाई उन्हीं की मिनिस्ट्री के अंडर आ रहा है वो वर्क, वो कोई टेक्निकल मैटर फंस गया, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है उस बारे में, तो ये चीज़ कभी कभी हो जाती है। और तो भाई आप ये कह सकते हो कि भाई जब उन्हें अपने ही बारे में पता, मतलब अपनी मिनिस्ट्री के अंदर कोई टेक्निकल मैटर फंस गया तो वो अपनी मिनिस्ट्री के अंदर ये सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्यों फाइनेंस से लेते हैं, मतलब फाइनल डिसीजन उनका क्यों होता है किसी भी। अब जैसे फाइनेंस मिनिस्टर है तो फाइनेंस मिनिस्टर में अगर कोई टेक्निकल मैटर फंस गया, अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा वो चीज़, लेकिन फाइनल डिसीजन उन्हीं का होता है, मतलब जो फाइनली जो उनका डिसीजन होता है वो किसका माना जाता है, डिसीजन किसका माना जाता है? फाइनेंस मिनिस्टर का ही माना जाएगा, जबकि उन्हें नहीं पता था, उन्होंने एक्सपर्ट से सलाह ली तब भी डिसीजन उनका माना जाएगा, किसी और का नहीं माना जाएगा। तो ये क्यों होता है, फाइनेंस से उनका क्यों होता है? तो रीज़न बहुत काफ़ी ज़्यादा क्या है, सिंपल है इसका रीज़न। इन अ डेमोक्रेसी द विल ऑफ द पीपल इज सुप्रीम। अब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, लोगों ने जिनको ज़्यादा चुना है वही सुप्रीम होता है, लोगों की राय सबसे ज़्यादा बड़ी होती है। अब आप जानते हो कि भाई मिनिस्टर्स को कौन चूज़ करते हैं, मिनिस्टर्स को लोग चूज़ करते हैं, तो लोग डायरेक्टली उन्हें इलेक्ट कर लेते हैं, तो उन्हें उन पर ज़्यादा विश्वास होता है, और लोगों की चॉइस तो आप जानते ही हो क्या होती है, सुप्रीम होती है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। जबकि आप देखोगे कि जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं इनको थोड़ी ना लोग चूज़ करते हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ हो जाती है। तो मिनिस्टर इज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एंड डज एम्पावर टू एक्सरसाइज द विल ऑफ द पीपल ऑन देयर बिहाफ। अब मिनिस्टर्स कौन होते हैं, वही चीज़ है कि भाई मिनिस्टर्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लोगों के, मतलब कि उन्हें इलेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा, तो इसलिए उनके पास ज़्यादा पावर होती है, ज़्यादा पावर को एक्सरसाइज करते हैं वो लोगों के हिसाब से, लोगों के बिहाफ से। तो शी is finally answerable to the people for all the consequences of her decision। तो जो मिनिस्टर्स होते हैं वो क्या लोगों को ज़्यादा आंसरेबल होते हैं, लोगों को सीधा वो जवाब दे सकते हैं, क्योंकि भाई लोगों ने तो उन्हें इलेक्ट किया है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से कि भाई लोगों ने उन्हें इलेक्ट किया है, अब लोगों ने उन्हें इलेक्ट किया है तो लोगों के ऊपर मतलब लोगों को उनके ऊपर क्या होगा, थोड़ा भरोसा होगा, भरोसा होगा तो क्या उनकी पावर क्या होगी, सुप्रीम होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं ना। यहाँ पे आप देख सकते हो शी लिखा है, हर लिखा है, तो ये बस पहले के बुक्स में ऐसा नहीं था, पहले के बुक्स में ही से डिनोट किया जाता था, कोई भी मिनिस्ट्री है तो उसको ही से डिनोट किया जाता था। अब ये थोड़ा सा इसके ऊपर डिबेट हुई है तो शी, अब बुक्स में भी क्या हो गया, शी यूज़ हुआ है, तो इसकी एक और बहुत बड़ा मैटर नहीं है, तो इसको ज़्यादा आप ध्यान मत देना, ठीक है। नाउ दैट इज़ वाई द मिनिस्टर टेक्स ऑल द फाइनल डिसीजंस। तो इसीलिए क्योंकि लोगों का भरोसा ज़्यादा होता है और लोगों की चॉइस सबसे ज़्यादा बड़ी होती है, तो इसीलिए मिनिस्टर्स ही फाइनल डिसीजंस लेते हैं। भले ही मिनिस्टर्स पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू परमानेंट एग्जीक्यूटिव। आईएएस ऑफिसर, अब एक मिनिस्टर को खड़ा कर दोगे और एक आईएएस ऑफिसर को खड़ा कर दोगे तो कौन
कौन ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा? आप कहोगे आईएएस ऑफिसर का पढ़ा लिखा होगा, नॉर्मल सी बात है ना? तो मिनिस्टर डिसाइडेड द ओवरऑल फ्रेमवर्क एंड ऑब्जेक्टिव इन विच डिसीजंस और पॉलिसीज शुड बी मेड। तो अब आप कहते हो कि भाई मिनिस्टर्स जो होते हैं वो हर एक पूरे के पूरा जो भी वर्क होता है उन्हें दिया जाता है या फिर कोई भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो वो सारे के सारे डिसीजंस कौन लेते हैं? उस पॉलिसी को लेके कौन लेता है? हमारा मिनिस्टर लेता है। अब कोई भी, अब डिफेंस मिनिस्टर है तो उसका कोई काम फंस गया, अगर डिफेंस मिनिस्टर के ऊपर कोई भी काम फंस गया, भले उसको आ ना रहा हो, भले ही उसने एक्सपर्ट का सहारा लिया हो, किसी परमानेंट एग्जीक्यूटिव का सहारा लिया हो, लेकिन उसका फाइनल डिसीजन किसका होता है? डिफेंस मिनिस्टर का होता है। अब एक्सपर्ट ने ढेर सारी राय दे दी कि भाई या तो आप ये कर लो, या तो आप ये कर लो, या तो आप ये कर लो, तो उसमें से किसी एक को चूज़ करना और उस डिसीजन को बताना, उसका फाइनल डिसीजन किसका होता है? मिनिस्टर का होता है। तो मिनिस्टर से कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है कि भाई वो सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट हो, मतलब कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता मिनिस्टर से कि वो बहुत ही जैसे कि अब फाइनेंस मिनिस्टर है तो आप उससे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि भाई वो सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, मतलब कि उसको फाइनेंस के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी है, पैसों के बारे में बहुत सारी जानकारी है। तो ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा कोई लोग उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं, ठीक है? क्योंकि भाई वो इतना पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं, कुछ पढ़े लिखे होते भी हैं तो इतना उनको एक्सपर्ट नहीं समझा जाता है, लोगों के द्वारा भी उनको एक्सपर्ट नहीं समझा जाता है। तो मिनिस्टर टेक्स द एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन ऑल टेक्निकल मैटर्स। तो जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, जो मिनिस्टर्स होते हैं वो एक्सपर्ट्स कौन? वही जो हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, उनकी राय लेते हैं हर एक टेक्निकल मैटर में जिन पे वो फंस जाते हैं। कौन? मिनिस्टर्स इसमें फंस जाते हैं, तो वो उनकी क्या लेते हैं? राय लेते हैं। बट वेरी ऑफन एक्सपर्ट्स होल्ड डिफरेंट ओपिनियंस और प्लेस बिफोर हर मोर दैन वन ऑप्शन। क्योंकि देखो अब उन्होंने एक्सपर्ट से राय ली, अब एक्सपर्ट एक नहीं, दो नहीं, तीन चार ऐसे मतलब बहुत सारे उसके लिए सॉल्यूशंस बता देता है। अब उनमें से किसी एक सॉल्यूशन को चूज करना वो किसका काम है? अब उस मिनिस्टर का काम है। मिनिस्टर ने उससे हेल्प ली, भले ही उसने ढेर सारे चॉइस बता दिए, अब उसमें से किसी एक चॉइस को चूज करना या फिर कुछ और करना, ये मिनिस्टर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो डिपेंडिंग ऑन वॉट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज द मिनिस्टर डिसाइड्स। तो भाई भले ही एक्सपर्ट ने डिफरेंट ओपिनियंस दिए हों अपने, लेकिन जो पूरा का पूरा, जब पूरी की पूरी हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा मिनिस्टर ही डिसाइड करेगा कि भाई उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। एक्सपर्ट की बात सुननी है तो वो सुनेगा, नहीं तो उसके जो ढेर सारे ऑप्शंस होंगे उसमें से कोई एक चूज़ करके वो बताएगा कि हाँ ये डिसीजन सही है। तो एक्चुअली दिस हैपन्स इन एनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। तो काफ़ी सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता ही है, ठीक है? तो दोज हु अंडरस्टैंड द ओवरऑल पिक्चर टेक दी, जो सबसे ज़्यादा सबसे पूरी की पूरी मतलब बात समझ लेता है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है। मिनिस्टर्स की बात हो रही है यहाँ पे, नॉट द एक्सपर्ट्स। मतलब एक्सपर्ट्स इस चीज़ का डिसीजन नहीं लेते हैं कि कौन सा डिसीजन सही है कौन सा नहीं। एक्सपर्ट्स केवल अपनी राय दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक काफ़ी अच्छी बात लिखी हुई है, अभी आप आगे देखोगे कि जो एक्सपर्ट है वो केवल एक रास्ता बताता है, बट समवन विद अ लार्जर व्यू डिसाइड्स द डेस्टिनेशन। इन अ डेमोक्रेसी इलेक्टेड मिनिस्टर्स परफॉर्म दिस रोल। तो एक काफ़ी अच्छी बात लिखी हुई है कि जो एक्सपर्ट होता है वो केवल रूट बताता है, मतलब जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं वो केवल और केवल एक रास्ता बता देते हैं कि हाँ भाई आपको यहाँ चलना है, किनको? मिनिस्टर्स को बता देते हैं। अब डेस्टिनेशन, अब कहाँ जाना है मिनिस्टर्स ही तय करते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है। रास्ता बता दिया परमानेंट एग्जीक्यूटिव ने, अब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का काम है कि वो कहाँ जाएंगे, अपनी डेस्टिनेशन कहाँ चूज़ करेंगे। तो ये एक आप क्वेश्चन आंसर्स में अगर आप करते हो तो ये कंक्लूजन में आप लास्ट में लिख सकते हो, काफ़ी अच्छी लाइन है ये। तो हर डेमोक्रेसी में इलेक्टेड मिनिस्टर्स जो होते हैं वही सबसे पूरे रोल जो है वही परफॉर्म करते हैं, मतलब जो लोगों के द्वारा इलेक्ट होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं वही रोल परफॉर्म करते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो हमने यहाँ तक देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप अभी तक देख रहे हो तो आई थिंक आपको सब समझ में आया हो, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ मुझे बताओ और मैं आपको ज़रूर कमेंट करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच।